एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे दिल्ली द्वारका में और आज आपकी मुलाकात कराएंगे पूर्व सांसद, 3 बार से विधायक और निगम पार्षद से अपनी पारी शुरुआत करने के साथ में महाबल मिश्रा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बात करूँ राजनीतिक पारी की, 37 साल का इतना लंबा सफ़र, और बात करूँ द्वारका के एरिया में काफ़ी नाम सुना है, काफ़ी विकास के भी काम किए। सर, अभी जो राजनीति में जो आपकी मैं बात चल रहा है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? वर्तमान में राजनीति नहीं है, मैं तो कहता हूँ वर्तमान पर जो अभी समय है जी, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात आ रही है जी, पहले की राजनीति था जो प्रजा की बात करना, जनहित की बात करना, सुझाव देना और विपक्ष की बात सरकार सुनती थी और सरकार उस पर अमल भी करती थी। आज विपक्ष को कोई बोलने नहीं दे रहा है और जनहित के कोई मुद्दा उठावे तो राजद्रोही बन जाता है। इसलिए आज तो प्रजातंत्र, मानवाधिकार के हनन हो रहा है। ये राजनीति नहीं, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार हमें मिला, अब मौलिक अधिकार का प्रयोग भी नहीं करे तो ये राजनीति क्या है? तानाशाही है। तानाशाही है जी सर, बात करूँ द्वारका की, इतने काम हुए हैं कि 35 सालों में एक नाम लिया जाता है कि जी महाबल मिश्रा जी ने जितने काम किए उसकी यदि आप सफाई भी कर दो तो वो भी कम पड़ जाएगी। तो सर, आज इतना विकास का काम होने के बाद आप अपने को आपको कहाँ खड़ा महसूस करते हो? देखिए, जब मैं राजनीति शुरुआत किया तो यहाँ गेहूं का खेत हुआ करता था जी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, रोड नहीं थी जी, और बहुत दिक्कतें थी जी, और अनाथाइज कॉलोनी बसा। जी, उस अनाथाइज कॉलोनी के लिए मैंने काम की। जी, यहाँ राशन कार्ड नहीं बनता था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता था, बच्चे का नामांकन नहीं होता था। जी, इसकी लड़ाई हमने लड़ी। जी, अप्रारंभिक लड़ाई लड़ते लड़ते जी, और 97 में पहला चुनाव लड़ा काउंसिलर का। तो मैं लोगों की, जनता को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ जो मुझे काउंसिलर बनाया। और काउंसिलर बनने के बाद मैं डीडीए का सदस्य भी बना। तब मैं यहाँ की लड़ाई अनाथाइज कॉलोनी की और सरकारी स्तर पर लड़ना शुरू किया और मैं सफलता भी पाया और आज उसमें काम हो रहे हैं। मैं उस समय की सरकार को, उस समय के लोगों को दिल से गहराई बधाई देता हूँ जब बहुत मिलके एक तरफ से एकजुट होकर हम लोगों ने काम किया तो आज बिजली, पानी, रोड, नाली, सब सुविधा, हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं हैं। मुझे 3 बार एमएलए भी बनने का मौका मिला और सांसद भी बने। तो इस जनता को मैं धन्यवाद देता हूं जो पहले लोग विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट देते थे, आज नारा पर, और नारा जो लोक लुभावन नारा है उस पर लोग वोट देते हैं। तो मुझे तो नहीं पता, जातगत आधार पर, एक जातगत आधार को बांटा जा रहा समाज को, उस पर बंधा तो भविष्य में आने वाला पीढ़ी को दिक्कत आएगी। सर, बात करूँ पूर्वांचल की, काफ़ी एक आपका चेहरा सामने आता है, साथ में 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हो। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, अफीम के रूप में एक बहुत पिलाया जा रहा है। बात करूँ बीजेपी की, राष्ट्रीय पार्टी है, एक बड़े जो बहुसंख्यक में बात करूँ हिंदुओं को अपना एक चेहरा दे के ये वोट मांगने की कोशिश करिए, तो आपको ये नहीं लगता कि देश के लिए घातक है? देखिए, सब जानता है जो मेरे जात क्या है, मैं किस धर्म का हूँ, सब जानता है। 36 कौम के लोग जानता है मेरा जात क्या है, मेरा आराध्य देवता क्या है, मेरी भाषा क्या है। और जितना हिंदुस्तान में स्टेट है सबकी अपनी अपनी भाषा है, आराध्य देवता है, आप सबका धर्म अलग अलग है, सब जानता है। लेकिन इसको प्रचारित करके आने वाला पीढ़ी में आप जहर क्यों घोल रहे हैं? ये नुकसान होगा। अब हमारे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, हम बच्चे को स्कूल भेज देंगे गाड़ी में, लेकिन जो 99% बच्चा जो पैदल जाता है वो क्या सीखेगा? तो वो नफरत सीखेगा। पहले जो जब भी आते थे, गांव में जाते थे हम लोग छोटे छोटे थे, तो बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग भी अपने यहाँ त्याजिया को मंगाते थे, लकड़ी खेलते थे एक दूसरे से आपस में, मोहब्बत थी, वो मोहब्बत का था। और आज नफरत की जहर घोला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ प्रगति के बारे में कोई नहीं सोचता है, नौकरी की बात करे। आज देखिए, साल में 4 बार दूध का रेट बढ़ गया, कोई खोजने वाला नहीं।
तो साल में 4 बार महंगाई बढ़ गई है। जो 380 रुपये का सिलेंडर आता था आज 1185 का आ रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। पेट्रोल, हम पेट्रोलियम कमेटी के मेंबर थे, उस समय जो हमारा डीजल की क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज़्यादा फौरन से जो आता था भाई अप्लाई, आज बहुत सस्ती भी है, लेकिन ये 100 रुपये लीटर तक पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, गैस के तो दाम भी गैस के था। तो इस तरह से महंगाई की कोई बात नहीं करता है, नौकरी की कोई बात नहीं है। युवा पीढ़ी किस तरह से नौकरी करे उसकी बात नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इसे नफरत भरा बात हो रहा है। आपको ऐसे नहीं लग रहा सर, रोजगार और महंगाई ये जो मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए आप एक ऐसा चश्मा छोड़ दो ताकि उसको चूसता रहे? निश्चित तौर पर जो देश की जो आने वाला पीढ़ी की मुद्दा है उसको भटकाया जा रहा है, और जात और धर्म की बात करके लोगों के मनसा में जहर घोला जा रहा है। जो आने वाला पीढ़ी जो हमारा होगा वो इसका नफरत का शिकार बनेगा। जी, बात करूँ सर, अभी आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और आप को जैसे कि हमने बातचीत की कि अरविंद केजरीवाल जी और मीनाक्षी सिसोदिया जी अच्छा काम करें, एजुकेशन की बात करें, स्कूल भी अच्छे बने, और हम उसके सर्वे भी किया, काफ़ी अच्छा हमारे को आउटपुट भी लोगों से मिला। तो आपको और क्या क्या नज़र आ रहा कि इस पार्टी में कि देश आगे बढ़े? देखिए, 1985 से मैं राजनीति जिस स्तर का लोगों का मैं किया जी, उस स्तर के लोगों को दिल्ली सरकार, अभी जो वर्तमान में सरकार है, ऐसा 83% लोगों को बिजली का बिल माफ है, 83% लोगों को पानी की माफ है, हेल्थ की सुविधा अच्छा मिल रहा है, स्कूल का एजुकेशन का सुविधा मिल रहा है, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा मिल रहा है। तो सरकार का टैक्स का पैसा, लोग कहते हैं टैक्स का पैसा है, तो टैक्स का पैसा वो जनता में बांट रहा है। और आप हमारा पैसा जो बड़े बड़े लोगों को 11 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, तो रेबड़ी वो है या जनता का हित की रक्षा करे रेबड़ी वो है? जी, यही बात है सर। अभी जब हम बात करते हैं, अडानी की बात करें, 1100 करोड़ का माफ़ कर दिया और फिर भी नंबर 3 पे चल रहा है यानी देश में, तो उसका वहाँ से मेरे हिसाब से उनको माफ़ नहीं करके जनता में बांटना चाहिए था। मैं देखिए, आप एक बात बताइए, हमारे जनता का पैसा, टैक्स का पैसा से लोन दिया गया 11 लाख करोड़, एक व्यक्ति का नहीं, अनेकों व्यक्ति का माफ कर रहे हैं। यदि केजरीवाल सरकार जो बिजली माफ, पानी माफ या स्टेशन का या जो लाभ दे रहा है, तो टैक्स की पैसा जनता को लाभ दे रहा है, लेकिन आप उसको रेवड़ी कहते हैं और बड़े धन्ना सेठ का माफ करते हैं। तो असल में रेवड़ी वो हुआ, अपमानित क्यों करते हैं रेवड़ी करके? हमारा पैसा है, मुझे टैक्स का पैसा है जो बचता है, सरकार हमको देती है। दूसरी बात करूँ सर, टैक्स की गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं, जीएसटी का जो पैसा वो आम आदमी से निकलता है, ऐसा भी नहीं। मैं एक बात जानता हूँ पत्रकार महोदय, जनता हित की जो काम करे वो सरकार अच्छी है, लेकिन अहित की बात करे। आज एक बात बताइए, देश की बड़े बड़े चीज बेचने की बात हो, एयर बेच दिया गया, रेलवे भी बेचने की बात चल रही है, बहुत सारे खाने बेच दिया, तो आप बेच के सारे चीज बेचने जा रहे हो, यहाँ तक तो फौज को भी आप बेचने जा रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप? तो सरकार जो चीज संचित किया है, पिता ने जो बनाया, अब बेटा उसको बेच के ऐश करे, तो बहुत अच्छी बात है। क्या सरकार ने इतने लंबी समय से ये चीज सब संपत्ति अर्जन किया, उसको बढ़ाने की बात कहो। बेच के, बाप का संपत्ति बेच के बेटा ऐश करे तो बहुत अच्छा है। इसी बात में बात करूँ, एमसीडी में आपको पूर्ण बहुमत दिया जनता ने, साथ में आपकी इस द्वारका की 3 सीटों पे आपके निगम पार्षदों ने जीत हासिल की, उनके लिए क्या मैसेज है कि गांव जो ग्रामीण, या मैं बात करूं क्षेत्र के विकास, गली, मैं कहता हूं जितना भी पार्षद जीते हैं, केजरीवाल जी ने 10 उनको पॉइंट एजेंडा दिया है, उस पर काम करे, साफ सुथरा काम करे, भ्रष्टाचार का जो ये लिंटर माफिया है उससे मुक्ति दिलावे, और क्षेत्र का विकास करे और जनहित का काम करे। जो केजरीवाल जी ने जो इनको दिया है 10 पॉइंट, उस पर काम करे। जी सर, बात करूँ, मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ। आपने 35 साल कांग्रेस में सेवाएं दी, काफ़ी कुछ कांग्रेस ने भी दिया, जनता के प्यार से आपको 3 बार विधायक और सांसद भी बनाए। सर, ऐसी कौन सी वजह हो गई कि जो पार्टी नंबर 1 थी वो माइनस में आ चुकी है? मैं एक बताऊं, जिस तबके की, मैं पहले भी कहा, जिस तबके की राजनीति मैं करता आ रहा था, जो उस समय 1985 में लोग गरीबी में यहाँ आया न था, इस कोनी में, आज बेशक उनका बच्चा नौकरी कर रहा है,
किसका आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, सबकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। तो जिस जनहित का काम मैं शुरुआत किया था, वो जनहित का काम अभी देखा तो वो मुझे प्रेरित किया, जो आप जनहित का जो काम करें सरकार के साथ जुड़े, उनके हाथ मजबूत करें, मैं इसलिए आम आदमी ज्वाइन किया। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ऐसे एक हाशिए पे क्यों से चली गई, वो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं हाशिए में क्यों चली गई, मैं जो उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। 2.5 साल पहले जी एक बात बताइए, माधवराव सिंधिया और उसकी माता बीजेपी में, माधवराव सिंह कांग्रेस में, राजा करण सिंह जी कांग्रेस में, बेटा बीजेपी में मंत्री। आप देखिए, अनिल शास्त्री कांग्रेस में, बेटा आदर्श शास्त्री बीजेपी में था, आम आदमी में था, तो लड़ा, तो उनको कोई नोटिस नहीं। अब विनय को 2.5 साल पहले जो टिकट मिला तो कांग्रेस मुझे टिकट दिया। 2.5 साल से कांग्रेस मुझे उस नोटिस का जवाब भी नहीं पूछा। तो राजनीति आदमी चना नहीं बेचेगा, राजनीति तो करेगा, जाएगा कहीं। जी बात करूँ सर, ये प्रश्न भी हमारे पास आया था कि ये बोला कि आपने आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा जी का एक इंटरनल आपने सपोर्ट किया, इसी कारण जो पार्टी को हार हुई। अरे भाई, ऐसा कौन बाप होगा जो बेटा को आशीर्वाद नहीं देगा। लेकिन कोई भी कहे, जो मैं क्षेत्र में जाके उनके स्टेज पर खड़ा होकर कोई भाषण दिया हो तो बतावे, मुझे साबित कर दे। लेकिन ऐसा बाप कौन होगा जो बेटा का आशीर्वाद नहीं देता, देता है, इस बात का नहीं। लेकिन पार्टी का हित करके मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। सर, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो एक बहुत अच्छी आपके प्रति लोगों का प्यार निकल के सामने आता है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में एमपी का चुनाव आप लड़ने जा रहे हो, ये सच है क्या? ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा काम है जनता के हित की बात हमेशा करना। आप जनता के बीच में जाइए। मैं 14 में हारा, 14-19 में हारा, लेकिन मैं हार से घबराया नहीं, बल्कि जनता के बीच में रहा, जनता के लिए काम करते रहा। आज भी करता हूं, कल भी करता रहूंगा, क्योंकि मैं जनहित की मुद्दा को हमेशा बढ़ाता हूं। इसलिए मैं हार से नहीं घबराता। हार जीत होती रहती है, लेकिन जनता के बीच में बना रहता हूँ। सर, एमसीडी के चुनाव है और अभी नया साल भी आ रहा है, जनता को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरी जनता को, जो आपके 2023 आपके परिवार में सुख में जीवन लावे, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और सरकार से मैं आग्रह करता हूं, जो आप जनहित पर काम करें, आप जातीय समीकरण पर काम न करें, विभेद न करें, और लोगों को एक सूत्र में बांध के आगे करें और देश को विकास करें। यही भावना से प्रेरित होकर के मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि आपस में भाईचारा मत खत्म कीजिए। विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन भाईचारा बना रखिएगा, समाज सुदृढ़ होगा।